Lord Krishna Naman to all of you. This is Rachit Jain, your economics teacher for the day. Today we shall be starting a new chapter in Indian economic development, that is economic reforms since 1991 or new economic policy. Okay. So we know this chapter as liberalization, privatization and globalization in other books as well. So first of all, let's see what is the meaning of इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. ओके, तो जब भी हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं कि सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ डायरेक्टेड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारी इकोनॉमी की पेस और ग्रोथ है उसको बढ़ाने के लिए जो भी हम चेंजेस करते हैं हमारी इकोनॉमी में, जो भी हम रिफॉर्म्स करते हैं वो क्या होते हैं हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. ठीक है ना. 1991 की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया था. ठीक है ना, इकोनॉमिक क्राइसिस था. ठीक है, उससे उबरने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ को चेंज किया. ठीक है, जिसको हम लोगों ने नया नाम दिया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. ठीक है, तो इसके अंदर क्या किया गया, इसके अंदर 3 चीज़ें की गई. सबसे पहले लिबरलाइजेशन इन प्लेस ऑफ लाइसेंसिंग फॉर द इंडस्ट्रीज़ एंड ट्रेड, यानी कि जो लाइसेंस लेना पड़ता था गवर्नमेंट से 1950 से 1990 के बीच में, ठीक है, वो ख़त्म किया गया. लाइसेंसिंग को ख़त्म किया गया और उसकी जगह क्या लेके आए, लिबरलाइजेशन. यानी कि लिबरल का मतलब क्या होता है, उदारता. ठीक है ना, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर था या जो भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ थी उनके लिए सरकार थोड़ी सी उदार हुई, यानी कि सरकार ने थोड़ा सा उदारवादी रवैया अपनाया. ठीक है. नेक्स्ट है द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन प्लेस ऑफ कोटाज फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट्स, यानी कि पहले इंडस्ट्रीज़ पे कोटा लगे हुए थे. कोटा से मतलब ये है कि आपको एक नंबर ऑफ़ यूनिट्स फिक्स कर दिए गए थे. लेट्स से आप कोई एक प्रोडक्ट अगर बनाते हैं तो आप पे एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था कि आप 10,000 प्रोडक्ट ही बना सकते हैं या 15,000 प्रोडक्ट ही बना सकते हैं. ठीक है, तो वो होता था कोटा. ठीक है ना, उसको ख़त्म करके क्या किया गया, प्राइवेटाइजेशन, यानी कि जो लिमिट थी वो प्राइवेट सेक्टर से हटा दी गई और प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह से एक तरह से खोल दिया गया. ठीक है. नेक्स्ट थी द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन प्लेस ऑफ परमिट्स फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. पहले कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के लिए आपको परमिट्स चाहिए होते थे गवर्नमेंट से, उसकी जगह हम लोगों ने कौन सी नीति अपनाई, ग्लोबलाइजेशन की. ठीक है ना, यानी कि वैश्विकीकरण की नीति. ठीक है. तो LPG पॉलिसी ने किसको रिप्लेस किया, LQP पॉलिसी को 1991 में. ठीक है. इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, नीड फॉर NEP यानी कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, ऐसा क्या हो गया था हमारे देश में जिसकी वजह से हमें इतने बड़े लेवल पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने पड़े. ठीक है, समझ लेते हैं उसको भी. सबसे पहली चीज़ क्या थी, हाई फिस्कल डेफिसिट, यानी कि हमारा जो वित्तीय घाटा था बहुत ज़्यादा था. ठीक है ना, यानी कि एक्सपेंडिचर जो था वो रेवेन्यू को बहुत ज़्यादा एक्सीड कर गया था, यानी कि गवर्नमेंट की कमाई कम थी, खर्चा बहुत ज़्यादा था. ठीक है, तो सीधी सी बात है कि एक बड़े बूढ़े लोग कह गए हैं कि आई थिंक कुछ ऐसी कहावत है कि आमद कम और खर्चा ज़्यादा लक्षण है लुट जाने के. ठीक है, तो इसमें क्या था कि गवर्नमेंट एक तरह से लुटने की अवस्था में आ गई थी, उसके पास कुछ बचा नहीं था. ठीक है, कुछ भी मतलब उसका क्या था, खर्चा ज़्यादा हो रहा था, आमदनी कम हो रही थी. ठीक है, तो क्या था, फिस्कल डेफिसिट हमारा बहुत ज़्यादा था. अब फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी फाइनेंशियल हेल्थ है, यानी कि हमारा जो फाइनेंस है बहुत ख़राब चल रहा है. ठीक है ना, इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन आता है मार्केट में. क्यों, क्योंकि जब फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का ज़्यादा होता है तो गवर्नमेंट रेवेन्यू कमाने के लिए क्या करती है, चीज़ों के दाम बढ़ा देती है. ठीक है, या टैक्सेस बढ़ा देती है, तो उससे चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, उससे इन्फ्लेशन आता है. ठीक है, इससे क्या होता है, इट लोअर्स द फेथ ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक इन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद रिगार्ड्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द इकॉनमी. देखिए, जब किसी को दिखेगा आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, इनकम कम है, तो बाहर के लोगों का भरोसा आप पे तो उठ जाएगा, बाहर के लोग आपको पैसा देने को जल्दी से तैयार नहीं होंगे. ठीक है. फिस्कल डेफिसिट वॉज एस्टिमेटेड टू बी 5.4% इन 1981. ठीक है, यानी कि जो हमारा वित्तीय घाटा GDP का 5.4% था 1980-81 में, वो 1991 तक आते आते 8.4% हो गया.
यानी कि अगर हमारी जीडीपी 100 रुपये की थी तो हम उसमें 8 रुपये 40 पैसे हमारा ज़्यादा खर्च हो रहा था। 100 रुपये की जीडीपी में हम 108 रुपये 40 पैसे खर्च कर रहे थे, जो कि हम पहले से ही डेफिसिट में दिख रहे हैं इतने, ठीक है ना। तो यहाँ पे एनईपी की यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बहुत ज़रूरत थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बीओपी क्राइसिस। बीओपी क्राइसिस होता है, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली, ठीक है, बीओपी को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि टोटल रिसीप्ट और टोटल पेमेंट्स, यानी कि टोटल इंपोर्ट हमने कितना किया, टोटल एक्सपोर्ट कितना किया, टोटल पैसा हमने लिया कितना लोगों से और टोटल कितना उधार दिया, ठीक है ना, वो होता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसमें क्या था कि हमने पैसा लिया ज़्यादा, यानी कि इंपोर्ट ज़्यादा हुए और एक्सपोर्ट कम हुए। तो क्या हो गया, अगर आप बेच कम पाएंगे और ख़रीदेंगे ज़्यादा तो क्या हुआ, आपके पास जो पैसा है वो दूसरे का उधार चढ़ गया ना आपके ऊपर, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस, ठीक है ना। तो क्या हुआ, करंट अकाउंट डेफिसिट जो था हमारा उससे बढ़ता चला गया। करंट अकाउंट डेफिसिट से मतलब क्या हुआ कि जो हमारे ऊपर लोन था लोगों का वो बढ़ता चला गया, ठीक है। बोरोइंग्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वर कंसिस्टेंटली हाई, यानी कि जो हम लोगों से दूसरे देशों से पैसा ले रहे थे वो बराबर बढ़ता जा रहा था, ठीक है ना। अगर हम 1980-81 में देखें तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो था 2214 करोड़, 1991 में वो हो गया 17,367 करोड़। आप समझ सकते हैं मोर देन 8.5 टाइम्स हम लोग ज़्यादा कर्जे में आ गए, ठीक है ना। अगर हम देखें तो बोरोइंग्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वर 12% ऑफ द जीडीपी इन 1980-81, यानी कि जो हमारा देखें कि हम दूसरे देशों से जो पैसा ले रहे थे वो 1980-81 में कितना था, 12% ऑफ द जीडीपी, और 23% कब हो गया, 1990-91 में, ठीक है। तो यहाँ भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत थी ना। नेक्स्ट, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब देखिए इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी हमारे देश ने एक अपनाई, ठीक है ना। उससे क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज, अब देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हम लोग अभी पढ़ के आए हैं अपने लास्ट चैप्टर में, कि ऐसा तो था नहीं आपने सारे इंपोर्ट्स बंद कर दिए। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की जो चीज़ें थी, मशीनरी वगैरह, वो तो आप इंपोर्ट कर ही रहे थे, उसके लिए आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो तो पूरा यूज़ हो ही रहा था, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो बहुत कम हो गया, और इतना कम हो गया कि हमारा जो इम्पोर्ट बिल था 10 दिनों तक का भी पैसा नहीं बचा था कि हम अपने इम्पोर्ट बिल का 10 दिनों का पैसा चुका सकें, ठीक है ना। फॉरेक्स रिज़र्व कितना था, 8,151 करोड़ जो था हमारा 1986-87 में, और वो कितना हो गया, वो बचा 6,252 करोड़ 1989-90 में, ठीक है। तो इस समय में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अपना गोल्ड जो था वो किसके पास रखा, वर्ल्ड बैंक के पास, और उससे कर्जा लिया, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कर्जा लेने की स्थिति में जब कोई कंट्री आ जाए ज़्यादा कर्जा लेने की स्थिति में तो कितनी बुरी हालत है वहाँ की इकोनॉमी की, ठीक है। नेक्स्ट, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, ठीक है ना, राइज इन प्राइजेस। अब देखिए क्या हुआ था कि 1991 से पहले 3 साल मानसून बहुत अच्छा था, खेती बहुत अच्छी हो रही थी, ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या था, उसके बाद भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था। जबकि जब खेती अच्छी होती है तो एक जनरल सा एक थॉट आता है कि खेती अच्छी हो रही है तो इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि महंगाई कम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि ऐसा क्या हुआ कि महंगाई ज़्यादा हो गई। वो ये हुआ कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था तो गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए, जिससे जो चीज़ों के दाम थे वो बढ़ गए। आज के टाइम पे भी आप देख रहे हैं कि पेट्रोल पे टैक्सेस बहुत बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है ना, डीजल पेट्रोल पे। तो इसीलिए पेट्रोल महंगा है, ना कि इंटरनेशनल प्राइजेस की वजह से, ठीक है। तो इसको भी कम करने के लिए हम अगर देखें तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की। नेक्स्ट, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अब देखिए बहुत ज़्यादा पैसा जो हम अगर बात करें कई हज़ार करोड़ रुपया गवर्नमेंट का जो था वो PSUs यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में लगा हुआ था, ठीक है। और वो क्या हो रहा था, वेस्ट हो रहा था गवर्नमेंट का पैसा, ठीक है। बिल्कुल जो था वहाँ पे करप्शन हो जाता था, ठीक है। सारा पैसा खा लिया जाता था गवर्नमेंट का, जनता तक कुछ नहीं पहुँच रहा था उसका बेनिफिट, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के एलिमेंट्स की बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होते हैं 3 एलिमेंट्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन।
आपकी बुक में अगर देखें तो बहुत डिटेल में दिए गए हैं, इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे। लिबरलाइजेशन क्या था, प्राइवेटाइजेशन क्या था, ग्लोबलाइजेशन क्या था, और इनके मेरिट्स डीमेरिट्स, सारा कुछ देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।